विजया राहटकर एक ऐसी नेत्री हैं जिन्हें देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे से जानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है और उसके अलावा महाराष्ट्र में इन्होंने लंबे समय तक महिलाओं के मुद्दे पर भी काम किया और संगठन में बड़ी एक्टिव रही है और वहाँ पर भी महिला आयोग की अध्यक्ष रही। और सबसे ख़ास बात यह कि राजस्थान से इनका ताल्लुक़ ये है कि राजस्थान में चुनावी जो फतह हुई थी विधानसभा चुनाव की, उनमें इनकी मेहनत थी। चूँकि अब संवैधानिक पद पर है तो संगठन से जुड़ी या राजनीति से जुड़ी बातें नहीं कर सकते और अब ये विशुद्ध रूप से महिला आयोग में महिलाओं की सेवा के लिए आई हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने कुछ एक दिन में कई राज्य कवर कर डाले हैं। स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा यही कि अभी आपको बने हुए कितने दिन हुए, कितने राज्य आप पूरे कर चुके हैं? मुझे अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बनते हुए अभी 8 महीने हो गए हैं और ये 8 महीने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हम प्रयास करते हैं कि हम स्वयं ही जो पीड़ित महिला है उनके पास हम जाए। तो लगभग अभी तक मेरा जो प्रवास हुआ है वो 17-18 राज्यों में हो चुका है। प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने में अन्य जो राज्य बचे हैं वो सभी हो जाए। पर काम करते समय मैंने ये भी तय किया है कि 1 महीने में हम अभी 5 स्टेट को तो हम कवर कर रहे हैं, पर यह प्रवास कोई एक दिन का नहीं होता है। ये प्रवास बहुत विस्तृत होता है। ज़िलों के लिहाज से कितने, बहुत ज़्यादा ज़िले हो गए? जी, जब मैंने कमीशन में मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो केसेस होती है तो वो देश के हर कोने से हमारे पास आती है और ये सभी बहनें दिल्ली तक हमारे पास नहीं आ सकती है। उनको अनेक अड़चनें होती है तो वो पहुंच नहीं पाती है। तो फिर हमने ये सोचा कि हम ही आपके पास आएंगे, हम ही आपके द्वारा आएंगे और राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस नाम का जन सुनवाई का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर महीने में ये जन सुनवाई होती है और हमने ये भी प्रयास किया है कि ये जन सुनवाई केवल प्रदेशों के जो राजधानी है वहाँ पे न होते हुए वो डिवीज़न में हो जाए। तो अभी डिवीजन्स में हम जन सुनवाई कर रहे हैं। अभी हमने इन 3-4 महीने में करीबन 75 जन सुनवाई हमने पूरी करी है। 75 जन सुनवाई काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन दूसरी बात यह कि पूरे देश में आपने क्या देखा कि क्या सुधार आपने इन वर्षों में देखा है? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है, पुराना दौर भी, आज से 5 साल 10 साल पहले का दौर, 15 साल पहले का दौर। महिलाएं कितनी जागरूक हुई हैं? नहीं, ये तो ज़रूर ध्यान में आता है कि महिलाएं अभी अपने अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक हो गई है। अब वो जानती है कि उनके लिए कानून बनाया है उनकी रक्षा के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। तो उस तरीके से अभी वो काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है और इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि अब देखिए कि कंप्लेंट्स की संख्या भी अभी बढ़ने लगी है। वो क्यों बढ़ी है? वो इसीलिए रिपोर्ट होती है कि महिलाओं के अपने अधिकार के बारे में अभी उन्होंने जानना शुरू कर लिया है। तो एक ये अच्छी बात है। उसी के साथ साथ वो ये भी जानना चाहती है कि उनके लिए क्या योजनाएं बन रही है, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में भी वो बहुत जानना चाहती है। हम जब अलग अलग प्रदेशों में और गांवों में जाते हैं तब हम ज़रूर महिलाओं के साथ उनके कानूनी अधिकार, उसी के साथ साथ उनके कर्तव्य भी, इसके बारे में हम ज़रूर बात करते हैं। जो सरकार की योजना उनके लिए बनी है जिसकी वजह से वो एम्पावर हो सकती है, उसकी भी जानकारी उनको वहाँ पे मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमूमन ऐसा विषय उठाया आते ही जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। महिलाओं को एक शर्म जैसी बात होती थी हर गांव में, ऐसा मुद्दा उठाया, उसके बाद बहुत सारी योजनाएं लाएं। महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार के जो कार्य हैं वो बहुत बेहतरीन नज़र नहीं आते? ज़रूर, मुझे जब मैं सोचती हूँ, करीबन 30-35 साल से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो मुझे ये ज़रूर ध्यान में आ रहा है कि इतने में इस 10-12 सालों में हमारे देश में बहुत बदलाव आ रहा है।
विशेष रूप से महिलाओं को सक्षम करने वाली जब योजना सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन होता है तो वो महिला खुद को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत महसूस करती है। मैं आज ये ज़रूर कहूँगी कि जब मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी बहनें हैं उनके साथ बात करती हूँ तो वो मुझे ये कहती है कि अब तो स्वास्थ्य का तो कोई अड़चन नहीं है, आँखों से पानी नहीं बहता है, पर अभी हमें जो हमारा समय बच रहा है ना दीदी, उस बचे हुए समय में हमें खुद के पैरों पे खड़ा होना है। तो ये कितनी अच्छी बात है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमें दिखाई देता है। उसी के साथ साथ जो आवास योजना के लाभार्थी है, आज हम ये भी देख रहे हैं कि इसके पहले कितनी बार हम देखते हैं कि जब भी झगड़े होते हैं या घर में पारिवारिक मामले होते हैं तो उस महिला को ऐसे ही बोला जाता है कि निकल जा मेरे घर से। पर जब आवास योजना जब बन गई है तो ध्यान में ये आ रहा है कि अब इस तरीके से उस घर में घटनाएं कम होने लगी है, क्योंकि उस पति को, उनके पति को पता है कि ये जो घर है वो उसी महिला के नाम का है या उन दोनों की संयुक्त मालकी है। तो हमने जिस महिला के नाम पे घर है, अगर उसको सरकार भी सम्मान दे रही है तो मेरा भी काम बनता है कि मैं सम्मान दे दूं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं और मैं ये भी देखती हूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से आज महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी 26 जनवरी की परेड का कार्यक्रम हो, नेतृत्व महिला करती है। इतनी नहीं है, हम ये भी कहते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर महिला पायलट कही है तो वो हमारे देश में है। वहाँ से लेते हुए हर क्षेत्र में हम जाते हैं तो आज महिलाओं को अच्छे अवसर मिल रहे हैं, हम उसको देखते भी हैं। आज आंगन से लेके अंतराल तक महिलाओं का अवसर है, तो इससे तो ज़रूर महिलाओं की स्थिति में बदलाव आता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आज महिलाओं को सम्मान के लिए कोई कमी नहीं है, पर उसी के साथ साथ कुछ चिंता के भी विषय आते हैं कि कुछ विकृत लोग इस सम्मान को कम करना चाहते हैं। तो एक ये भी हमारे सामने एक चुनौती है कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले, परिवार में उनका छलावा न हो, सेक्सुअल हरासमेंट काम की जगह पे उनकी न हो, इसके लिए भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जबकि समाज की, जब परिवार की महिलाओं के प्रति देखने की मानसिकता बदलती है, सकारात्मक सोच आती है, तो ऐसी चीज़ें कम भी हो जाती है। इसीलिए समाज ने भी इस विषय पे महिलाओं को सम्मान देने के लिए बहुत सोचने की ज़रूरत भी है। वैसे तो आपने पूरे देश भर के कई राज्य कवर कर लिए, मोटे तौर पे देखें तो कई ज़िले आपने कवर कर लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इन दिनों क्या नवाचार कर रहे हैं? कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो आपको लगता है, क्योंकि अब आप खुद महिला आयोग ही लोगों के बीच में पहुंच रहा है, ये तो बड़ी बात है कि महिला आयोग खुद जा रहा है, हर राज्य में जा रहा है, महिलाओं को तकलीफ़ ना हो, वहाँ पर अपनी तकलीफ़ बता सके। लेकिन एक और कोई नया नवाचार जो आप इन दिनों कर रहे हैं या जो वाकई में अच्छा आपको लगता है? अनेक नए कार्यक्रमों की हमने शुरुआत करी है। मैं सबसे पहले तो एक ये कहूँगी कि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है PMCC, प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर। आम लोगों की भाषा में उसका नाम है तेरे मेरे सपने। देखिए कि जब शादियाँ होती है तो वो शादियाँ आनंददायी शादी होनी चाहिए। इसके लिए हमें पहले भी कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे शादी तय हो गई तो हम सोचते हैं कि अच्छा वेन्यू रहे, अच्छा खाने का व्यवस्था रहे, कपड़े बहुत अच्छे हो जाए, मेहंदी, इसी के साथ साथ अन्य भी चीज़ें अच्छी सी हो जाए, तो ये सोचना बहुत अच्छा है। पर उसी के साथ साथ जिनकी शादी हो रही है, क्या उन दोनों के भावी जीवन के लिए वो दोनों बहुत प्यार से रहे, स्नेह के साथ रहे, और उसी के साथ साथ एक दूसरे का सम्मान, रिस्पेक्ट करते हुए वो रहे, इसके लिए भी तो सोचना ज़रूरी है। ये सोच अगर हम शादी के पहले थोड़ी सी लेते हैं तो उन बच्चों को एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। और अनेक विषयों पर चर्चा जो पहले करनी चाहिए, जो नहीं होती और उसके बाद में फिर वो कितनी बार नासुर बन जाता है या उस परिवार को डिस्टर्ब भी करता है। तो पहले अगर हम कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों शादी की दृष्टि से मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। दूसरी एक व्यक्ति अपने जीवन में नहीं आ रही है तो उनको साथ लेकर कैसे चलना है इसके बारे में वो पहले ही सोच लेते हैं। इसीलिए हमने ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स अभी हमने शुरू किए हैं, तेरे मेरे सपने।
मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत पूरा समाज महसूस करता है, क्योंकि इसके पहले हमारे घर में जब एकत्रित कुटुंब पद्धति थी, तब घर का कोई बड़ा व्यक्ति इस विषय पे काम करता था और घर के लोग भी सुनते थे। पर अभी हम देख रहे हैं कि हमारे परिवार भी छोटे हो गए हैं और उस तरीके से बताने वाला कोई नहीं है। तो ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर के माध्यम से दोनों भी अगर पहले कल्पनाओं को शादी के बारे में अगर वो ठीक से समझ कर लेते हैं तो वो शादी आनंददायी हो सकती है। हमारे ये ध्यान में आया है कि इसका बहुत उपयोग हो रहा है। अभी देश भर में हमने इस विषय में काम करना शुरू कर लिया। देश में अभी 25 सेंटर्स पीएमसीसी के शुरू हो गए हैं। 11 स्टेट्स में ये शुरू हो गए हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उन्हीं के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से या जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका जो विमेन डेवलपमेंट सेल है उसी के माध्यम से ये सेंटर शुरू हो गए हैं। इसका बहुत अच्छा उपयोग हमारे नज़र में आ रहा है। उसी के साथ साथ हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, एआई साक्षर नारी। अभी तो हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना उपयोग हमारे जीवन में हो रहा है। अगर देश की महिलाएं एआई साक्षर हो जाती है, वो समझ पाती है कि अपने क्षेत्र में एआई का हम कितना पॉजिटिवली उपयोग कर सकते हैं और उसी के साथ साथ वो ये भी समझ पाती है कि अगर उनके खिलाफ़ कोई साइबर क्राइम्स होते हैं तो एआई की मदद से ही उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में वो अगर अवेयर होती है तो उसका बहुत उपयोग हो सकता है। तो हमने एआई साक्षर नारी का भी एक बड़ा एक कार्यक्रम शुरू किया है। अभी हर जगह पे वो कार्यक्रम महिलाओं के अवेयरनेस के लिए हो रहे हैं। एक और बहुत अच्छा कार्यक्रम है हमने जो युवाओं के लिए करना शुरू कर लिया है, उसका नाम है कैंपस कॉलिंग। तो ये कैंपस कॉलिंग जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम विशेष रूप से साइबर क्राइम्स जो होते हैं इसके बारे में हम उसको कैसे रोक सकते हैं, हमने क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, डूज और डोंट के बारे में हम बात करते हैं। और उसी के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है जो महिलाओं की रक्षा करता है, तो उस कानून के बारे में भी हम कॉलेजेस में जानकारी देते हैं। तो इन दो विषयों को लेकर काफ़ी अच्छी बात होती है। तो अपने आप में स्टूडेंट्स समझ जाते हैं, लड़कियां ये समझती हैं कि उनके संरक्षण के लिए क्या कानून बनाया है और लड़के भी ये समझ पाते हैं कि केवल अज्ञान है, कानून के बारे में उनको जानकारी नहीं है और उनके हाथों से कोई गलतियां होती है तो वो न हो। महिलाओं के सम्मान के साथ कानून को समझते हुए वो आगे बढ़े, इसके लिए कैंपस कॉलिंग का कार्यक्रम होता है। एक हमने बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, इस कानून में लोकल कमेटी है। ये लोकल कमेटी कलेक्टर के अंडर आती है। उस जिले की जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं, चाहे वो घरेलू कामगार है, चाहे वो ईंट भट्टी पर काम करने वाली महिला है, मनरेगा के ऊपर काम करने वाली महिला है, या बिल्डिंग्स बनाने वाले की ठेकेदार के यहाँ काम करने वाली महिलाएं, ऐसी अनेक जो अनेक ऐसे बोल सकते हैं असंगठित क्षेत्र की काम करने वाली महिलाएं, उनके लिए अगर उनकी कोई उनके वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होती है या इस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है तो उनको उसके खिलाफ न्याय देने वाली ये लोकल कमेटी है, पर जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। उसके लिए अवेयरनेस निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कमीशन ने अभी उस विषय को हाथ में लिया है और उसी को हाथ में लेते हुए हमने जितनी भी ये लोकल कंप्लेंट कमेटी है, लोकल कमेटी कहते हैं अभी उसको, लोकल कमेटी का हमने ट्रेनिंग हाथ में लिया है। देश के करीबन 800 साढ़े 800 जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसी सभी में हर एक लोकल कमेटी का आने वाले साल में हम ट्रेनिंग करेंगे। ऐसे अनेक इनिशिएटिव कमीशन ले रहा है, काम कर रहा है। सवाल मेरे दिमाग में भी था कि क्या इस तरीके की भी कोई योजना है कि जैसे बहुत सारे ऐसे जोड़े आते हैं जो बिल्कुल कई शहरों में होते हैं कि जो उदाहरण बनते हैं, वहाँ के लोगों को पता होता है, जनप्रतिनिधियों को या वहाँ के अधिकारियों को, कि यहाँ बिना दहेज की इतनी शादियाँ हो गई, जो बिल्कुल दहेज नहीं लिया, कहा नहीं हमें तो बेटी चाहिए और कुछ नहीं, दो परिवारों का मिलन है, बिना दहेज का कोई शादी हुआ है। या फिर ऐसे जोड़े भी उनकी संख्या का आकलन कि आप लोग यहाँ आते हैं, उनमें बिगड़ जाती है, लेकिन बाद में सुलह जो आप करवाते हैं उसके बाद वो हंसी खुशी रहते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। इस तरीके की कोई प्लान? हाँ, हमारा तो वो काम ही है। कमीशन के पास रोज़ ऐसी अनेक केसेस आती है कि जहाँ पे
एक खुशहाल ज़िंदगी जीने वाला परिवार कितनी बार टूट जाता है। तो हमारे पास वो ऐसे बहुत लोग आते हैं। कमीशन में उनका सभी का काउंसलिंग होता है, उनका मेडिएशन होता है, दोनों को बिठाते हुए, और ज़रूरत पड़ती है तो उन दोनों के परिवारों को भी बुलाते हुए बात होती है। और ये हम अनेक बार देखते हैं कि जो शादी बिगड़ गई है वो समय पे दुरुस्त हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो दोनों कितने ऐसे मामले आते हैं, खूब आते हैं? खूब आते हैं। लगभग ये मामले रोज़ के आते हैं, और रोज़ ऐसी शादियाँ जोड़ने का काम कमीशन करता रहता है। तो ये तो हमारे लिए रोज़ की ये बात है, और वो हमारा काम भी है। पर कितनी बार ये भी ध्यान में आता है कि खुशी कभी-कभी महसूस होती होगी कि हाँ देखो, ये एक दूसरे पर केस करने चले थे, बंद कराने चले थे, लेकिन अब एक हो गए। एक्चुअली मैं आपको बोलूँ, उस खुशी के बारे में मैं बोल नहीं सकती हूँ। कितना कितना आनंद होता है कि जब परिवार फिर से बन जाता है। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मुझे तो बहुत खुशी होती है, पर हमारे ऑफिस के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो उनके साथ बात करते हैं, उनको समझाते हैं, मैं जब उनकी खुशी उनके चेहरे पे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो काम हमारे पास दिया हुआ है उस काम के साथ हम न्याय कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स होते हैं, सिर्फ पति पत्नी के झगड़े नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास अनेक केसेस आती है। कितनी बार सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस आती है, साइबर क्राइम की केसेस आती है। तो उसको उसको भी हम सुलझा देते हैं, और लगता तो बहुत अच्छा है कि हमने वो करना भी चाहिए, हमारा काम ही है वो। एक आखिरी सवाल और, आपके पास सारे स्टेट्स की जानकारी होती है। राजस्थान में भजनलाल सरकार महिलाओं के लिए किस तरीके का काम कर रही है, क्योंकि डाटा वगैरह सब आते हैं, किस तरीके का महिला अत्याचार कम हुए हैं, क्या लगता है? एक बात ज़रूर है कि जब मेरा ये मानना है कि परिवार, समाज महिलाओं का ज़रूर ज़रूर सम्मान करे, और उसके साथ साथ जो सरकार है वो सरकार भी महिलाओं का सम्मान करे। सिर्फ बोलने वाली बात न करे, प्रत्यक्ष रूप में अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं उन महिला सम्मान की योजनाएं वो लेकर आए। राजस्थान में वो जो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, आज राजस्थान की सरकार महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है। उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक योजना भी वो लेकर आए हैं, और उन कुछ जगह पे उन्होंने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी रखा है नौकरियों में। ऐसे अनेक अनेक इनिशिएटिव राजस्थान सरकार ने उठाए हैं। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं। ये सभी जो काम उन्होंने सरकार कर रही है, ये काम ज़मीनी स्तर पर जाने की भी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे प्रयास सरकार ने निरंतर करने चाहिए। पर जो काम वहाँ पे हो रहा है वो काम अच्छा है। पर उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पे अभी भी महिलाएं घूंघट में रहती है। हमें उन महिलाओं को और आत्मविश्वास देने की ज़रूरत है, और वो बहुत सक्षम है, वो काम कर सकती है। बस परिवारों ने, समाज ने उनको ये कहने की ज़रूरत है कि आप चलिए, आप जाइए, हम आपके साथ हैं। पर मुझे विचारों में भी बहुत सकारात्मक बदलाव राजस्थान में दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहटकर, जिनसे हमने ख़ास बातचीत की है, अपने नवाचारों से अपने आप की ख़ास पहचान बनाती है, और इस बार इन्होंने जो नवाचार किए हैं, तेरे मेरे सपने या फिर दूसरे जो कार्यक्रम उन्होंने बताए हैं, ऐसे नवाचार वाकई में काबिल तारीफ़ है। और यदि आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को आराम से जान सकते हैं कि हो सकता है आपके राज्य में, आपके संभाग में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन आए, तो आप इनसे तफसील से मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी ख़ास खूबी है कि सरलता से, सहजता से सभी से मुलाकात करती हैं।